यूएन ने ये कहा है कि जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने तो टू द कॉन्ट्ररी जो दाइश ने एक एफर्ट की थी कि यहां पर अपना सेटअप एस्टेब्लिश करें, उस अटेम्प्ट को पाकिस्तान ने नाकाम बनाया है। अब अगर ये मान ली जाए बात अफगान तालिबान की कि जी वो दाइश पाकिस्तान की प्रॉक्सी है, तो वो पाकिस्तान में माजी में भी हमले करते रहे हैं और ये हमला भी अगेन सबूत है सीरियस है, और वो भी एक ऐसे मौके के ऊपर। डोंट फॉरगेट कि इस वक्त पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हो रहा है और 1996 के बाद पाकिस्तान में कोई आईसीसी इवेंट हो रहा है, तो पाकिस्तान क्यों ऐसा रिस्क लेगा कि एक सिक्योरिटी सिचुएशन हो। तो लगता ये है कि जो हमला करने वाले हैं, जिस तरह पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आया है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के एनिमीज़ हैं, कि शायद वो एक सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे जिसकी वजह से यू आर एब्सोल्युटली राइट कि काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने एक सिविलियन टारगेट को बट हाई प्रोफाइल रिलीजियस पॉलिटिकल टारगेट को चूज किया ताकि वो एक बड़ी हेडलाइन बने। हेडलाइन तक तो ये बात समझ आती है, लेकिन इसकी चूंकि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की, अफगानिस्तान के अंदर जो वेरियस ग्रुप्स हैं जिसमें दाइश भी है, अफगान तालिबान भी है, हकानी नेटवर्क भी है और बहुत सारे ताजिक ग्रुप्स भी हैं, तो इसका तो आई होप कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इसको ब्रेक कर सकें कि सारी जो चीज़ इसके पीछे, क्योंकि इसका एक काइंड ऑफ इसका एक सोसाइटी के ऊपर इस लिहाज से भी इम्पैक्ट आ सकता है कि ये बहुत बड़ा एक मदरसा जिसमें मेरा ख्याल कम से कम 4000 तलबा जो एट अ टाइम वो वहां पे पढ़ते हैं और फिर उनकी एक फॉलोइंग है, बहुत बड़ी एक फॉलोइंग है उनकी, तो वो जो उनकी फॉलोइंग है उनको भी जवाब चाहिए होंगे कि ये इसके पीछे मुहर्रकात क्या थे। तो मेरे ख्याल इसके ऊपर हतमी हम कोई डाइकास्ट नहीं करते, लेकिन तो इसमें जो पैटर्न रहा है, अगर दाइश अपेरेंटली कह रही कि उसने जिम्मेदारी कबूल की, और माजी में हमने देखा है कि पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे कह रहे हैं कि उसमें जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं उसमें अफगान शहरी भी मुलविस पाए गए हैं। तो अगर पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे तहकीकात करते हैं, इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अगेन ये वाकया भी जो है अफगानिस्तान से लिंक्ड है, तो फिर मजीद दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब होंगे। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो अगली स्टोरी हमने डिस्कस भी करनी है कि अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से एक अनअनाउंस्ड क्रैकडाउन जो है वो जारी है कि जो अफगान जो मुहाजिरीन यहाँ पर कानूनी तौर पर या इलीगली रह रहे हैं, पाकिस्तान ने फैसला किया है कि इन तमाम लोगों को हमने मुख्तलिफ फेजेज में वापस भेजना है। पहले तो हम जो अनडॉक्यूमेंटेड अफगान्स थे उनको अक्टूबर 2023 से सिलसिला जारी है, लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी पाकिस्तान का ये कहना है कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको एटलीस्ट यहाँ पर नहीं रहने देंगे, उनको या तो कैंपों में मुंतकिल करेंगे या फिर उनको फिर अफगानिस्तान भेज देंगे। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पाकिस्तान का इसमें प्रेमिस है, एक तो ये है कि अफगान तालिबान खुद कहते हैं कि वहाँ पर तो सिक्योरिटी के हालात बड़े बेहतर हो गए हैं और उनकी मईशत भी बड़ी अच्छी चल रही है, तो पाकिस्तान ये कहता है कि फिर तो इन अफगान मुहाजिरीन के पास कोई जवाज़ नहीं है यहाँ पर रहने का। दूसरा जो फैक्टर जिसने रोल बड़ा एक नेगेटिव प्ले किया है कि ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है अफगानिस्तान के अंदर भी और यहाँ पर जो रहने वाले अफगान शहरी हैं वो भी एक बहुत बड़ी वजह बना है। मुझे ज़राए ने बताया है कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान के जो सीनियर हुकाम हैं, जो अफगान मुहाजिरीन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके साथ मुलाकात की है कि आप गौर करें उन लोगों के हवाले से जो 30-40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। तो उनको जवाब यही मिला है कि आप इस सारे मसाइल के खुद भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, TTP का लिंक है अफगान तालिबान के साथ, आपकी तरफ से ना मजम्मत नहीं आती। इनफैक्ट सोशल मीडिया के ऊपर भी अदरवाइज भी ऐसा सेंटिमेंट सामने आ रहा है कि आप पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान को गाली भी देते हैं, और ये फैक्टर भी आया कि पाकिस्तान की आवाम भी चाहती है कि इन लोगों को आप वापस भेजें। तो ये बहुत से जो फैक्टर्स हैं वो कंबाइन हो रहे हैं। थोड़ा सा इसके अंदर ना, जैसे आप पाकिस्तानी मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं और हम इस चीज़ को बड़ा चेरिश करते हैं कि वो हमारा असासा है, साल के 35 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं, और जो 30-30, 40-40 साल से यहाँ पे आबाद हैं, उनके बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, उनको कैसे आप आइसोलेट करेंगे? उनके पास आइडेंटिटी कार्ड्स पाकिस्तान के हैं, पासपोर्ट पाकिस्तान का, दैट्स अ डायलेमा। लेकिन ये जो दूसरी स्टोरी है, ये जो अफगानी यहाँ पे पाकिस्तान में टेम्परेरीली उन्होंने स्टे किया था और जो तालिबान ने जब टेक ओवर किया, और इन लोगों को गालबन जो 15 से 25 हज़ार लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने वेस्टर्न फोर्सेस को, वेस्टर्न कंट्रीज को सर्व किया था ड्यूरिंग द पीरियड। तो उनको यहाँ से उन्होंने लिफ्ट करना था, यहाँ से उनको लेके जाना था यूरोप में, अमेरिका में उनको सेटल करना था। तो ये वाली जो स्टोरी है
कि उनको अभी तक उस तरीके से वहां पे सेटलमेंट उनकी नहीं हुई और वो लोग अभी भी पाकिस्तान में है, तो क्या आपको लगता है कि ये इशू एक जो है ये भी एक बन सकता है, या ठीक है कि जिस तरह माजी में हमने इशू को रेज करते हैं और उसके बाद अगर यूएस थोड़ी बहुत ग्रांट दे तो हम चुप कर जाते हैं? नहीं, ये बिल्कुल बहुत सीरियस इशू है। और ये जो आपने नंबर बताया, क्योंकि दोनों तरफ से, ना अमेरिका की तरफ से ना पाकिस्तान की तरफ से कोई एब्सोल्यूट नंबर तो नहीं आया, लेकिन एक रफ एस्टिमेट है 15 से 25 हज़ार ऐसे अफगान जो सिर्फ वो लोग हैं, एलिजिबल हैं, जिनको अमेरिका ने स्पेशल इमिग्रेशन वीज़ा देना था, क्योंकि या तो वो अमेरिकन मिलिट्री के लिए, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए या उनके इदारों के लिए काम करते रहे। जब अफगान तालिबान आए तो उनके बकौल अफगानिस्तान में उनकी ज़िंदगी महफूज नहीं थी, और जिस केओटिक तरीके से वहाँ से विड्रॉल हुआ तो मुमकिन नहीं था अमेरिका के लिए कि तमाम लोगों की वो स्क्रूटनी करें, जांच पड़ताल करके एक ही गो में ले जाएं। तो टेम्परेरी तौर पर जो थाउजेंड्स ऑफ सच केसेस थे वो पाकिस्तान मुंतकिल हुए, और पाकिस्तान ने इस शर्त के ऊपर उनको रखा कि इनके केसेस जल्दी आप प्रोसीड करेंगे और फिर इनको आप अल्टीमेटली अमेरिका में सेटल कर लेंगे। लेकिन बाइडन जब सदर थे तो उस वक्त भी ये प्रोसेस बड़ा स्लो था, दोनों मुल्कों के दरमियान बैक एंड फोर्थ नेगोशिएशंस हो रही थी। ट्रंप ने आते ही जो पहले दिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया तो इस अफगान जो रेफ्यूजी सेटलमेंट प्रोग्राम था उसको मुअत्तल कर दिया है 90 दिन के लिए। और अब पाकिस्तान का ये कंसर्न है कि ये जो पहले ही मुअत्तल हुआ स्पेसिफिकली, या जो यूएसएआईडी की जो ग्रांट थी वो स्पेसिफिकली जो अफगान रेफ्यूजी सेटलमेंट प्रोग्राम था, एक स्पेशल इमिग्रेशन वीजा है, एक अफगान एडमिशंस प्रोग्राम है, रेफ्यूजी एडमिशंस प्रोग्राम है। इन दोनों प्रोग्रामों को उन्होंने मुअत्तल किया है, प्लस फिर फॉरेन एड भी बंद की है, क्योंकि जो अफगान शहरी एलिजिबल थे अमेरिका जाने के लिए, पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो अमेरिकन जो एम्बेसी है पाकिस्तान में वो बेयर कर रही है, और वो फॉरेन फंडिंग के ही जुमरे में आता है। तो फॉरेन फंडिंग भी मुअत्तल की है अमेरिकी सदर ट्रंप ने, और इनका जो प्रोग्राम है इनको रीसेटल करवाने का वो भी फॉर 90 डेज मुअत्तल किया है। अब पाकिस्तान का जो इसमें सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि वैसे ही लाखों की तादाद में हम अफगान जो मुहाजिरीन हैं उनकी मेज़बानी कर रहे हैं, और ये जो लोग हैं 15 से 25 हज़ार जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं उनका बोझ भी हमें बर्दाश्त करना पड़े। तो इसके हवाले से पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर एक पैगाम दिया है जो ट्रंप इंतज़ामिया है कि जो सितंबर 2025 की एक टाइमलाइन पाकिस्तान ने एग्री की थी बाइडन इंतज़ामिया के साथ, उस पर अमल दरामद किया जाए। अगर इस डेडलाइन को मीट नहीं किया जाता या इनमें से किसी के केसेस रिजेक्ट होते हैं तो पाकिस्तान फिर मजबूर होगा कि इन तमाम जो अफगान शहरी हैं इनको वापस अफगानिस्तान भेज दे। लेकिन साथ ही इसहाक डार साहब ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान इसके हवाले से ओपन है कि ट्रंप इंतजामिया के साथ बातचीत कर सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान ने अब दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है कि इनको हम फॉरएवर अपने यहाँ जो है वो मेज़बानी के तौर पर नहीं रख सकते, इनकी मेज़बानी नहीं कर सकते, और हर सूरत अमेरिका को जो डेडलाइन उन्होंने दी थी 2 सितंबर 2025 की उसको ऑनर करना होगा। बट इट रिमेन्स टू बी सीन कि क्या ये डेडलाइन ऑनर होती है, क्योंकि पहले तो 90 दिन से ये के लिए प्रोग्राम मुअत्तल किया गया है, और क्या इसको रिज्यूम करेंगे, और रिज्यूम होता भी है तो कितना टाइम लगता है। तो इसके हवाले से काफ़ी मेरे ख्याल में अब अनसर्टेनिटीज़ हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि आखिर प्राइम मिनिस्टर को और हुकूमत को क्या मजबूरी पड़ी कि उन्होंने जो काबीना का साइज है एकदम 2 गुना कर दिया। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।